हेलो गाइस, तो आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का आगे करेंगे, रेजिड्यू वाला। ठीक है, तो अब तक हमने कर लिया है कि कोई फंक्शन एनालिटिक कैसे होता है। ठीक है, उसे सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना पड़ता है, और हमने सिंगुलैरिटीज वाला टॉपिक भी कर लिया है। ठीक है, तो अगर मेरे पास एफ है फंक्शन, ठीक है, u प्लस आयोटा v, और जो u एंड v है वो मेरे पास फंक्शंस हैं x एंड y के। ठीक है, अगर मेरे पास x एंड y के फंक्शंस हैं, अब अगर कोई फंक्शन मेरा एनालिटिक होता है, ठीक है, तो वो किस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा? सीआर इक्वेशंस को। तो मेरे पास सीआर इक्वेशंस क्या थी? करली u बाई करली x इज इक्वल टू करली v बाई करली y। सेकेंड क्या थी? करली u बाई करली y इज इक्वल टू। ठीक है, अगर कोई मेरा फंक्शन f इन इक्वेशंस को, कॉची राइमन इक्वेशंस भी, ठीक है, कहते हैं इनको, तो अगर कोई इन फंक्शन इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाता है तो मैं उस फंक्शन को क्या बोलूंगी कि वो फंक्शन क्या है? मेरा एनालिटिक है। ठीक है, तो एनालिटिक होने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब मेरे पास एक फंक्शन वेक्टर है a, ठीक है, वो किसके इक्वल है? u i कैप, ठीक है, v j कैप। ठीक है, अब मैं इसका पहले निकालती हूँ डाइवर्जेंस, फिर निकालती हूँ इसकी कर्ल। तो पहले इसकी डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो डाइवर्जेंस क्या होती है? डेल डॉट ए। तो डेल क्या होता है मेरा? करली बाई करली एक्स आई कैप, करली बाई करली वाई जे कैप, प्लस करली बाई करली जेड के कैप, इनटू ए वेक्टर क्या है मेरा? यू आई कैप माइनस वी जे कैप। अब आई एंड आई की जब डॉट प्रोडक्ट होगी तो वो क्या हो जाएगी? 1, और आई एंड जे की जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? 0। तो आई, जब आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे एंड जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो ही दो टर्म्स मेरे पास सरवाइव करेंगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो करली यू बाई करली एक्स आ जाएगा, प्लस करली वाई जब जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो मेरे पास ये बन जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा मेरे पास ये। ठीक है, तो डेल डॉट ए, ठीक है, मीन्स की डाइवर्जेंस ऑफ ए मेरे पास ये आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं इसकी कर्ल। ठीक है, तो कर्ल कैसे निकालते हैं? आई कैप, जे कैप, के कैप हो गया। ठीक है, डेल के मेरे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, आई का, जे का और के कैप का, तो ये आ जाएगा। अब ए की वैल्यू क्या है? यू आई कैप। आई का कंपोनेंट क्या है? यू। जे का कंपोनेंट क्या है? माइनस वी। और के तो प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, तो के लॉन्ग कंपोनेंट क्या हो जाएगा मेरा? 0। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो मेरे पास डेल क्रॉस ए क्या आ जाएगा? माइनस के कैप करली यू बाई करली वाई प्लस करली वी बाई करली एक्स। ठीक है, अब मेरे पास 2 आ गए, एक डेल डॉट ए निकाला मैंने और एक डेल क्रॉस ए निकाला। तो डेल डॉट ए क्या आया था मेरे पास? करली यू बाई करली एक्स माइनस करली वी बाई करली वाई। ठीक है, अब देखो, अगर मेरा फंक्शन जो a है, ठीक है, अगर ये मेरा एनालिटिक होता है, अगर ये फंक्शन एनालिटिक होगा तो ये सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तो मैं यहाँ पे डेल डॉट ए में करली यू बाई करली एक्स को क्या लिख सकती हूँ? करली वी बाई करली एक्स लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल डॉट ए आ जाएगा मेरे पास करली
u बाय करली x की वैल्यू पुट की करली v बाय करली y। तो ये आ गया मेरे पास 0। ठीक है, तो सिमिलरली जब मैंने डेल क्रॉस ए में वैल्यू पुट की करली u बाय करली y की वैल्यू पुट कर सकती हूं मैं ये वाली। ठीक है, माइनस करली v बाय करली x। तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस के कैप करली u बाय करली x की वैल्यू पुट की माइनस करली v बाय करली x प्लस करली v बाय करली x। तो ये कैंसिल होके मेरे पास क्या आ जाएगा 0। अब यहां से मेरे पास दो टर्म्स आ गई कि अगर मेरा a है वो क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है, तो उसकी डाइवर्जेंस भी 0 आएगी और उसकी कर्ल भी क्या आएगी 0 आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरा कोई फंक्शन एनालिटिक है, ठीक है, तो क्या होगा, उसका वो डाइवर्ज भी, उसकी डाइवर्जेंस 0 आएगी। मीन्स वो एक सिंगल पॉइंट होगा। उसकी डाइवर्जेंस जो हम पढ़ते हैं कि ये होती है पॉजिटिव डाइवर्जेंस। ठीक है, तो ये वाली डाइवर्जेंस उसकी नहीं आएगी। मीन्स कि उसकी फ्लक्स क्या होगी 0 होगी। तो ये याद रखना है कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन की डाइवर्जेंस भी 0 होती है। ठीक है, वो डाइवर्ज भी नहीं करता और वो कर्ल भी नहीं करता। ठीक है, तो अगर कोई फंक्शन की डाइवर्जेंस 0 आ जाती है तो हम उसे बोलते हैं कि वो क्या है, एक सोलेनॉइडल है। सोलेनॉइड फील्ड भी बोलते हैं उसे। ठीक है, तो अगर किसी की कर्ल 0 आ जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, अरोटेशनल। ठीक है, तो अगर किसी की कर्ल 0 आ जाए तो हम उसे अरोटेशनल भी बोलते हैं या फिर कंजर्वेटिव फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ दो टर्म्स याद रखनी है कि अगर मेरा कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसकी डाइवर्जेंस भी 0 आएगी। मींस कि उस फील्ड को मैं क्या बोल सकती हूँ कि वो सोलेनॉइडल है एंड वो क्या होगी, और अरोटेशनल होगी। उसकी कर्ल क्या होगी 0 होगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम करते हैं आगे। ये था फर्स्ट केस कि अगर मेरा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा, तो उसकी डाइवर्जेंस भी 0 आएगी और कर्ल भी 0 आएगी। अगर मैं इसी फंक्शन का, ठीक है, कोई लाइन इंटीग्रल लूं, ठीक है, a डॉट dr, अगर मैं, जो मेरा फंक्शन है a, अगर वो एनालिटिक है तो अगर मैं उसका लाइन इंटीग्रल लूं अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये 0 कब आएगा, जब मेरा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब हम करते हैं इसका सेकंड केस। अब देखो यहां पे एक मैंने डेल क्रॉस ए निकाला था और एक क्या निकाला था, डेल डॉट ए। अब इसमें अगर तो फंक्शन एनालिटिक था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, करली u बाय करली y की वैल्यू पुट कर दी थी। ठीक है, तो ये मेरे पास 0 बन गया था। ऐसे ही डेल डॉट ए में वैल्यू पुट कर दी थी तो ये भी 0 बन गया था। ठीक है, बट अगर मेरे पास, ठीक है, फंक्शन एनालिटिक नहीं है, अब ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मेरे पास सेकंड केस, ठीक है, तो मैं इसकी वैल्यू नहीं पुट कर सकती। ये भी इसके इक्वल नहीं होगा, ये भी इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो क्योंकि जो फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करली u बाय करली y की वैल्यू नहीं पुट कर सकती। ठीक है, तो मेरे पास जो डेल क्रॉस a है वो भी नॉन जीरो आएगा एंड डेल डॉट ए भी क्या आएगा मेरे पास, नॉन जीरो। ठीक है, तो फंक्शन की डाइवर्जेंस भी 0 होगी एंड उसकी कर्ल भी नॉन जीरो होगी। तो इसका क्या मतलब है कि अगर कोई फंक्शन की डाइवर्जेंस नॉन जीरो आ रही है, ठीक है, तो फंक्शन की कुछ, मतलब फंक्शन कुछ डाइवर्ज कर रहा होगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है, ठीक है,
नॉन जीरो है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आती है तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि फंक्शन की पॉजिटिव डाइवर्जेंस होगी, ऐसे फील्ड होगी इसकी, इसे बोलते हैं हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस, ठीक है। तो ऐसे ही फंक्शन क्या है, उसकी कर्ल क्या है, नॉन जीरो है, तो फंक्शन कर्ल कर रहा होगा, ठीक है, किसी पॉइंट के अराउंड, ठीक है। तो अगर कोई मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो उसकी डाइवर्जेंस भी नॉन जीरो आएगी और उसकी कर्ल भी क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो पहले हमने किया था कि अगर कोई फंक्शन मेरा एनालिटिक था तो उसकी जब मैंने लाइन इंटीग्रल लूंगी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ तो वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे मेरे पास अब फंक्शन नॉन एनालिटिक है, अगर नॉन एनालिटिक है, ठीक है, तो इसकी भी ये नॉन जीरो आएगी, ठीक है। तो अगर ये नॉन जीरो आएगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी तो a डॉट डी आर इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज। अब अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो जो लाइन इंटीग्रल है अलोंग अ क्लोज्ड पाथ वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। तो आ गया यहाँ पे कॉन्सेप्ट रेजिड्यू का। तो रेजिड्यू होता क्या है, जैसे हम ईडी में करते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्लक्स देखते हैं, उसे हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो होती है ई डॉट डी एस, ठीक है, अलोंग अ क्लोज्ड पाथ, ठीक है, अलोंग अ क्लोज्ड सरफेस। तो वैसे ही इसमें अगर कोई फंक्शन मेरा नॉन एनालिटिक है, ठीक है, तो जो रेजिड्यू है वो फ्लक्स बताएगा, ठीक है। अगर मेरा रेजिड्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगी, आउटवर्ड होगी। तो याद रखना है कि अगर मेरे पास रेजिड्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस पॉइंट के अराउंड मेरे पास फ्लक्स क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर मेरे पास रेजिड्यू नेगेटिव है तो इनवर्ड फ्लक्स होगी मेरी। पॉजिटिव पे क्या थी, आउटवर्ड फ्लक्स है, और नेगेटिव रेजिड्यू पे क्या है मेरी, इनवर्ड फ्लक्स है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो रेजिड्यू मुझे फ्लक्स बता रहा है, ठीक है। अब हम करते हैं इसके आगे अब तक हमने दो कर लिए हैं, ठीक है, कि अगर मेरे पास फंक्शन एनालिटिक था, ठीक है, अगर मेरा कोई फंक्शन एनालिटिक हो जाता है तो उसके लिए हमने लिखा था कि कोई लाइन इंटीग्रल है तो उसके अराउंड मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉची इंटीग्रल्स थ्योरम। इंक डालनी पड़ेगी। तो अगर कोई मेरा फंक्शन एनालिटिक होता है, ठीक है, तो अगर मैं उसका लाइन इंटीग्रल लूंगी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ वो क्या आ जाएगा मेरे पास, जीरो। तो हम इसे क्या बोलेंगे, इस थ्योरम को बोलते हैं कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है। सेकंड किया था हमने कि अगर मेरा फंक्शन एनालिटिक नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्लोज्ड पाथ के अलोंग अगर मैं कोई, ठीक है, ले रही हूं इंटीग्रल तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम बोलते हैं कॉचीज रेजिड्यू थ्योरम, ठीक है। तो हमारा जिसमें से नेट के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो इन दो थ्योरम्स में से आते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो क्या होगा, अगर नॉन एनालिटिक है तो क्या होगा, ठीक है। अब हमने ये थ्योरम तो कर ली, अब इसमें सम ऑफ रेजिड्यूज है, ठीक है। तो हम पहले तो हम सीखेंगे कि रेजिड्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है।
इससे पहले मैंने लिखा है कि यहाँ पे नॉन एनालिटिक, ठीक है। तो नॉन एनालिटिक 1 पॉइंट पे भी हो सकता है, 2 पॉइंट पे भी हो सकता है, ठीक है। नॉन एनालिटिक कब होगा? जब यहाँ पे कोई सिंगुलैरिटी आएगी, ठीक है। तो सिंगुलर पॉइंट्स हम लास्ट वाले ऑडियो लेक्चर्स में सिंगुलैरिटीज पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि z इज इक्वल टू Z0 पे मेरे पास एक सिंगुलैरिटी आ रही है, ठीक है। z इज इक्वल टू Z0 पे मेरे पास एक सिंगुलैरिटी आ रही है, ठीक है। तो अब इस पे मैं रेजिड्यू निकालूंगी, ठीक है। इस पे रेजिड्यू निकालने का मतलब क्या है कि अगर मैं सपोज कर लिया यहाँ पे मेरे पास z इज इक्वल टू Z0 है, ठीक है। तो मेरे पास 2 आ सकते हैं रेजिड्यू, या तो पॉजिटिव रेजिड्यू आ सकता है या फिर नेगेटिव रेजिड्यू आ सकता है, ठीक है। अगर तो मेरे पास पॉजिटिव रेजिड्यू आ रहा है, ठीक है, तो उससे जो फ्लक्स आएगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ठीक है। जो डाइवर्जेंस होती है किसी भी वेक्टर की, मैं उसे फ्लक्स बोल रही हूँ, वेक्टर फ्लक्स, ठीक है। तो अगर तो मेरे पास रेजिड्यू पॉजिटिव आ रहा है तो आउटवर्ड फ्लक्स होगी, ठीक है। अगर मेरे पास नेगेटिव आ रहा है रेजिड्यू, ठीक है, उस पॉइंट के अराउंड देखना है आपको, ठीक है। जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट के अराउंड आपको रेजिड्यू क्या बताएगा? फ्लक्स बताएगा उस फंक्शन की, ठीक है, उस कॉम्प्लेक्स फंक्शन की। तो क्या याद रखना है? जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट पे रेजिड्यू आपको डाइवर्जेंस बताएगा, मींस वेक्टर फ्लक्स बताएगा किस फंक्शन की? मेरे पास f ऑफ z की, ठीक है। तो पॉजिटिव पे आउटवर्ड फ्लक्स होगी मेरे पास, ठीक है। नेगेटिव रेजिड्यू पे मेरे पास इनवर्ड फ्लक्स होगी उस पॉइंट के अराउंड जिस पे वो एनालिटिक नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखने हैं। अब हमें इस फॉर्मूले को अगर अप्लाई करना है, ठीक है, तो हमें रेजिड्यू निकालना है। इससे भी पहले आपको यहाँ पे जो रेजिड्यू लिखे हैं, ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने कहा है कि क्लोज इंटीग्रल, ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रल अगर ये है मेरा, ठीक है, अगर इसमें जितनी भी सिंगुलैरिटीज आ रही हैं, ठीक है, इसमें z1 z2, ठीक है, जितनी भी सिंगुलैरिटीज आ रही हैं इस क्लोज इंटीग्रल के आपको अंदर देखना है, ठीक है। इस क्लोज इंटीग्रल के आपको अंदर देखना है। अगर तो इनसाइड पॉइंट पे जो सिंगुलैरिटीज आ रही हैं उसका हम रेजिड्यू निकालेंगे, ठीक है। जो आउटसाइड है उसका हम रेजिड्यू यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तभी यहाँ पे क्लोज इंटीग्रल लिखा है। तो आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे सम ऑफ रेजिड्यूज में हम किन किन रेजिड्यू का सम करेंगे, ठीक है। जो मेरे सर्कल के इनसाइड सिंगुलैरिटीज आ रही हैं उस पे हम रेजिड्यू निकालेंगे, फिर उनका सम करेंगे, ठीक है। जो बाहर है इस सर्कल के आउटसाइड है उनका हम सम नहीं करेंगे, ठीक है। एक और बात जो हम इसमें लेंगे क्लोज इंटीग्रल वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब जो मैंने यहाँ पे सी लिया है, ठीक है, वो एक क्लोज्ड पाथ होगा, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने सर्कल ले लिया, कुछ भी कोई भी पाथ हो सकता है। तो वो ऑलवेज क्या लेना है? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि जो मैं सिंगुलैरिटीज ले रही हूँ वो इनसाइड वाली ले रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरे पास पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि अगर आपको जो कंटूर है, इसे कंटूर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो कंटूर है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मीन्स कि जो सिंगुलैरिटीज हैं वो मैं इनसाइड वाली ऐड कर रही हूं इसमें, ठीक है। तो अगर ये मेरे पास क्लॉकवाइज आ जाता, ठीक है, अगर ये क्लॉकवाइज आ जाता तो इसका क्या मतलब था कि जो सिंगुलैरिटीज हैं वो आउटसाइड वाली लेनी है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। जब क्लॉकवाइज कंटूर लूंगी मैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेरे पास नेगेटिव साइन, ठीक है। ये था मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज के लिए,
ये क्या हो जाएगा मेरे पास क्लॉक के लिए, क्लॉकवाइज जब मैं कंटूर ले रही हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि अगर तो एंटी क्लॉकवाइज ले रही हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा कि मैं जो मेरा क्लोज्ड है कंटूर है वो उसके सिर्फ इनसाइड वाली मैं, ठीक है, सिंगुलरिटीज ले रही हूँ। क्लॉकवाइज का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 π i इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। तो क्लॉकवाइज का मतलब है कि मैं जो सिंगुलरिटीज है इस क्लोज इंटीग्रल के आउटसाइड वाली इंक्लूड कर रही हूँ, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब हमारा सिर्फ ये रह गया कि हम रेजिड्यू कैसे निकालते हैं किसी भी सिंगुलर पॉइंट के अराउंड, ठीक है। अब इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो सिर्फ फॉर्मूला लगा के और एक हम करेंगे एक्सपेंशन से, ठीक है। अब तक हमने लॉरेंट एक्सपेंशन कर ली है तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो इसके दो मेथड्स हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम निकालते हैं रेजिड्यू, ठीक है। तो रेजिड्यू के लिए एक एग्जांपल करते हैं हम। ठीक है, अब क्या देखना है हमें, पहला स्टेप हमारा ये है कि किस पॉइंट पे सिंगुलरिटी आ रही है, ठीक है। अब देखो सिंगुलरिटी आने का मतलब क्या है कि सिंगुलरिटी उसी पॉइंट को बोलते हैं जिस पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या है इनफाइनाइट बन जाएगा, ठीक है। तो z इज इक्वल टू z0, सिंगुलरिटी हम किसे बोलते हैं जिसपे मेरा फंक्शन क्या बन जाए, इनफाइनाइट बन जाए, ठीक है। अब देखो इसमें मैं z की कौन सी वैल्यू पुट करूं कि मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, इनफाइनाइट बन जाए। अगर मैं यहाँ पे z की 2 वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, अगर मैं 2 वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2 - 2 0 बन गया, ठीक है। तो e रेस टू पावर 1/0 सॉरी ये नहीं है, एक्सपोनेंशियल 1/2 - 2, ये क्या बन गया मेरे पास 0, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास इनफाइनाइट। तो e रेस टू पावर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि z इज इक्वल टू 2 पे मेरे पास क्या आ रही है, सिंगुलरिटी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास z0 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरा फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है। अब मेरे पास फर्स्ट मेथड है रेजिड्यू फाइंड करने का एक्सपेंशन करके, ठीक है। अब हमें टेलर सीरीज एक्सपेंशन भी आती है, हमें लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन भी आती है, ठीक है। अब z इज इक्वल टू 2 के अराउंड मैं इसे एक्सपेंड कर सकती हूँ। उस एक्सपेंशन में आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो क्या है कि जहां जहां पे भी z आ रहा है, ठीक है, वहां पे क्या करना है आपको, z - 2 बना देना है। इस क्वेश्चन में तो पहले ही बना हुआ है, ठीक है। तो e रेस टू पावर x की मेरे पास एक्सपेंशन क्या होती है 1 + x² 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास f ऑफ z आ जाएगा 1 + z - 2 प्लस 2 फैक्टोरियल z - 2 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ऐसे f ऑफ z की एक्सपेंशन हो गई। अब आपको रेजिड्यू निकालना है, ठीक है। तो रेजिड्यू के लिए याद रखना है कि जिस पॉइंट पे सिंगुलरिटी आई है, ठीक है, जिस पॉइंट पे सिंगुलरिटी आई है तो 1/z0 z - लिख सकती हूं मैं इसे, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ z - 2 मीन्स की z - z0 इक्वल्स टू 0 लिख सकती हूँ, ठीक है। तो जो एक्सपेंशन में 1/z - z0 का कोफिशिएंट आएगा, कोफिशिएंट ऑफ 1/z - z0, ठीक है, वो क्या बनेगा मेरा रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू z0 पे, ठीक है। तो
किसी भी z इज इक्वल टू जेड नॉट सिंगुलरिटी पे, ठीक है, हम रेजिड्यू कैसे निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है। तो 1 बाई जेड माइनस जेड नॉट का कोफिशिएंट है वो क्या बन जाएगा, आपका रेजिड्यू, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे मेरे पास जेड नॉट क्या है, 2 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड माइनस 2 का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, मेरे पास रेजिड्यू बन जाएगा, ठीक है। तो रेजिड्यू यहाँ पे देखो ये बन रहा है, ठीक है। आपको स्केयर नहीं लेना है, 1 बाई जेड माइनस जेड नॉट वाली टर्म लेनी है। तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मेरे पास रेजिड्यू क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू 2 पे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम किसी का भी रेजिड्यू निकाल सकते हैं। अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है। अब इस पे देखो किस पॉइंट पे सिंगुलरिटी आएगी मेरे पास, ठीक है। इस f ऑफ z में देखो अगर मैं z को 0 पुट कर दूं, ठीक है, तो क्या आएगा 1 बाई 0, ठीक है। अगर मैं z को 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास 1 बाई 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिट बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसमें भी पुट करती हूँ तो e रेस टू पावर 0 माइनस 1 ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 तो 0 बन जाएगा, फिर वही 1 बाई 0 इज इक्वल टू इन्फिनिट। तो मेरे पास z इज इक्वल टू 0 पे f ऑफ z क्या है, इन्फिनिट बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी सिंगुलरिटी किस पॉइंट पे आ रही है, z इज इक्वल टू 0 पे। अब सिंगुलरिटी हमें पता चल गई, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसकी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन करनी है। तो किसी भी पॉइंट के अराउंड हम सीरीज एक्सपेंड कर सकते हैं। तो z इज इक्वल टू 0 पे इसे एक्सपेंड करना है। अब एक्सपोनेंशियल की, ठीक है, z इज इक्वल टू 0 पे हमें पता है सीरीज वो क्या होती है, e रेस टू पावर x 1 प्लस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकती हूँ f ऑफ z क्या हो जाएगा मेरे पास 1 बाई e रेस टू पावर z को 1 प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अप टू सो ऑन माइनस 1, ठीक है। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, z प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। अब अगर मैंने इस फंक्शन को, ठीक है, बाइनोमियल एक्सपेंशन से एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे मेरे पास टर्म आनी चाहिए, कौन सी, 1 प्लस एक्स वाली, क्योंकि मुझे पता है बाइनोमियल एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं, 1 प्लस एक्स रेस टू पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस कुछ आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 1 प्लस कुछ नहीं है, ठीक है। अब इसकी एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं z को कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास, z स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस z बाय 2 फैक्टोरियल z का स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकती हूँ ठीक है। अब ये बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये मेरी सारी टर्म क्या है, x है, और ये क्या है मेरे पास n, तो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास 1 बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस आ जाएगा z बाई 2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर बाई अप टू सो ऑन, ठीक है। ऐसे ये अप टू सो ऑन चलेगा। अब इसको क्या करो, इनसाइड मल्टीप्लाई करो, तो इनसाइड मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 1 बाई जेड स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू जेड, इसको इसके साथ किया, ठीक है, इसको इसके साथ किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 बाई 3 फैक्टोरियल माइनस आएगा अप टू सो ऑन। अब मैंने z इज इक्वल टू 0 के अराउंड रेजिड्यू फाइंड करना था, ठीक है, तो उसके अराउंड
मेरे पास रेजिड्यू क्या आ जाएगा, इसके अराउंड मेरे पास रेजिड्यू क्या आ जाएगा, हमने किया था रेजिड्यू z इज इक्वल टू जेड नॉट के अराउंड जो कॉफिशेंट है 1 बाई जेड माइनस जेड नॉट का, तो यहाँ पे मेरे पास जेड नॉट क्या है 0, तो यहाँ पे देखो 1 बाई जेड का कॉफिशेंट है जो, ठीक है, वो क्या बनेगा मेरा रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू 0 पे। तो 1 बाई जेड का कॉफिशेंट कौन सा है, ये वाला, ठीक है, तो 1 बाई जेड का कॉफिशेंट क्या है ये, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहां से मेरे पास अब मेरे पास z इज इक्वल टू 0 पे मेरा रेजिड्यू z इज इक्वल टू 0 पे क्या आ जाएगा मेरे पास -1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम ऐसे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंड करके हम किसी का भी, ठीक है, रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि पहले सिंगुलर पॉइंट फाइंड करना है, तो जो सिंगुलर पॉइंट आएगा उसका रेजिड्यू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ 1 बाई जेड माइनस जेड नॉट, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल।